ब्रजमोहन बोध जी। ब्रजमोहन बोध जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, जय भीम। मैं विमलेश कौर। तो ये जो इस बार हमने 131वीं बाबा साहब की जयंती मनाई है, इसमें इस बार आप देख सकते हैं 14 अप्रैल को जो हमने मनाया, उसमें अदर कंपनियों ने भी हिस्सा लिया, जैसे ONGC ने। और जो इसमें 14 अप्रैल को हमने काफ़ी अच्छे बाबा साहब का जन्म लेने से पहले 1 तारीख से, और फिर 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस होता है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक बाबा साहब के जन्मदिन की धूम मची रहती है। जैसा कि आज हिंदी भवन में अब ये आज 30 अप्रैल हो गया है, तो इसमें भी जो इनका जन्मोत्सव भी मनाया गया है। तो इसमें ऐसे ये पहले व्यक्ति हैं, महामानव हैं, जिनका पूरे महीने जन्मदिन मनाया जाता है। विमलेश जी, जिस तरीके बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, बाबा साहब को कहते हैं, बाबा को एक दलितों का नेता मानते हैं, दलितों का मसीहा मानते हैं, ये कथन कहाँ तक सार्थक होता है? ये तो एक उन्होंने जब वर्ण बनाए हैं तो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे दलित को रखा गया शुरू में, तो वो उसको केवल दिखाने के लिए होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो अपर कास्ट हैं उन लोगों ने फायदा उठाया है, उन्हीं को इसका अधिकार सबसे ज्यादा फायदा उठा करके आज आप देखेंगे कि विदेशों में भी उनके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। आप 8-7 साल के अंदर अंदर देख सकते हैं कि कम से कम 6 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। टीचर्सों की कहीं भर्ती नहीं हो रही है, कहीं पे भी उनको जो बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सब शूद्रों के लिए किया है, ये तो सब अपर कास्ट वाले फायदा उठा रहे हैं। मैडम, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से अभी मैं जयपुर के अंदर था, तो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण जो है वहाँ की गीतिका पांडे हैं जो DRM हैं, और अभी बाबा साहब के ऊपर ही डॉक्टरेट कर रही है, PhD कर रही हैं दिल्ली के एक उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो बाबा साहब का बहुत अध्ययन कर चुकी हैं, जैसे कि गीतिका पांडे जी ने बोला। और गीतिका पांडे जी ने ये बोला कि बाबा साहब को एक समुदाय में बांध कर नहीं रखना चाहिए, बाबा साहब ने तो सभी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। हाँ, ये बात सत्य है कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है, जो उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा था, उसमें सभी महिलाएं उन्हीं के द्वारा आज़ाद हुई हैं। अन्यथा तो अपर कास्ट की भी महिलाओं को उनके साथ ही, अगर पति की मृत्यु हो गई तो साथ में उनको जो चिता जल में बैठ के और जला सती होने की प्रथा थी, उनका मुंडन करवा दिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो महिलाओं को नहीं थी, लेकिन वो बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लिखा, उसका भी विरोध महिलाओं से करवाया गया, खुद अपर कास्ट वालों ने किया। लेकिन उसके बावजूद जो आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और जैसे आप बता रहे, उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण किया, बाबा साहब को पढ़ा और आगे काफ़ी वो काम कर रही हैं। तो अदर कास्ट की होकर के भी, क्योंकि हमारा समाज जो भी कोई जय भीम बोल देता है, जो बाबा साहब को मानता है, तो वो समझते हैं कि ये हमारा अपना हो गया। उन्हें पता है कि हम जो लो कास्ट के लोग हैं उनको कैसे लुभा सकते हैं, कैसे उनको आगे से हम छल सकते हैं। तो अब वो बाबा साहब, कुछ हो सकता है कि 100 में से 2-3% लोग बदल रहे हों अपना पढ़ करके संविधान को, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि वो बदल रहा है, क्योंकि वो हमें बरगला रहा है। क्योंकि वो जानता है कि बाबा साहब का हमने नाम लिया तो कहेंगे देखो इसने भी हमारे बाबा साहब को अपना लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे समाज में। हमारा समाज दोगला है, वो मनुवादियों को भी मानता है और जी कहते हैं हम बाबा साहब को भी मानते हैं, दोनों चीज को मान रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण तो कभी नहीं बाबा साहब को मानता है। लेकिन मैडम, वो बात वही कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो कास्ट है, अपर कास्ट, आप ब्राह्मण नाम ले रही हैं, वो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन जो दलित समाज है, जैसे बहुजन समाज है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो ये लोग लड़ रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? अब सबसे पहले ये जो हमारा बहुत परीक्षा का समय आ गया है, क्योंकि हम आगे बाबा साहब ने जो बाग लगाए उसके पेड़, जो जैसे संविधान में उन्होंने हमें आरक्षण दिया, पेड़ से मतलब यही है कि जो उन्होंने आरक्षण दिया, हम महिलाओं को जो सुविधाएं दी, हमें जो बहुत सारे अधिकार दिए, तो वो सारे हमारे संविधान में सुरक्षित हैं। और जब वो अधिकार अब धीरे धीरे इन्होंने जैसे शिक्षा को छीन लिया, और इन्होंने अब जो फैक्ट्रियां बंद कर दी, जो बैंक थे, बैंकों के द्वारा जो जैसे RBI बैंक भी जो बाबा साहब ने दिया था, उसको भी इन्होंने खोखला कर दिया, मर्ज करते चले जा रहे हैं उसको। तो इस तरीके से आपस में सब चीजें करते चले जा रहे हैं। तो जब संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए थे, वो धीरे धीरे इन्होंने खत्म करने की कसम खा ली है। लेकिन मैडम, वो नेता सब मंच पे ही कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, किस तरीके से नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि संविधान बदला जा रहा है और संविधान के अंदर के पेज एक एक करके तार तार फाड़े जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल रही है।
स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए बच्चे भटक रहे हैं, स्कूल सारे बंद कर दिए गए, चिकित्सालय नहीं है, उनके लिए रोजगार नहीं है। जब रोजगार होगा अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो भी हमारे से मैं समझती हूँ और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ की जो आप देखेंगे कि चाहे कोई वाल्मीकि समाज से है, मतलब स्वीपर है, चाहे वो जो माली है, चाहे वो जो वहाँ का कोई ड्राइवर है, तो उसको भी एक ऑफिसर के बराबर सैलरी दी जाती है। तो वहाँ के संविधान में उसे बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वीपर को अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो जो MP MLA हैं उनको जो आप समझो कि लाखों में मिल रही है उनको सैलरी, उनको घर भी मिल रहा है, बंगला भी मिल रहा है, जबकि वो ना धूप में कोई मेहनत कर रहे हैं, ना वो कहीं बाहर कोई फावड़ा चला रहे हैं, वो सीधे गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगले में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। और यहाँ जो गरीब है वो धूप में तप रहा है, बीमारी से भूखा प्यासा होके मर रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है, जबकि उसको उससे ज्यादा दुगनी सैलरी उसकी होनी चाहिए, गरीब बंदे की जो मेहनत मजदूरी कर रहा है। लेकिन मैडम बाबा साहब ने आपको एक अधिकार दिया तो है, समानता का अधिकार जो दिया था कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई 1 मैन 1 वोट, वोट का जो अधिकार है, चाहे वो राजा है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर, उसका भी इनका जो आरक्षण है, पहली बात तो हमने अब इसके आरक्षण इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, उसको खत्म कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे मोहल्ले हैं, गरीबों के जो मोहल्ले हैं, आप देखोगे कहीं भी रईसाई में एक भी ठेका नहीं मिलेगा। जितने भी ठेके मिलेंगे 98% वो सारे के सारे गरीबों की बस्ती में मिलेंगे, जिससे कि दिन भर में जो मजदूरी करके आ रहा है उसे भी वो वहीं की वहीं जो पैसे लेगा और दारू पिएगा और घर में आएगा, खा लिया तो घर में लड़ाई होगी, चाहे फिर कोई घर में सुसाइड करे, चाहे वो भूख से मर जाए, चाहे बिना इलाज के मर जाए, चाहे बिना शिक्षा के मर जाए, उसको कुछ नहीं पड़ी है। सरकार को सबसे पहले ठेके बैन कर देने चाहिए। जो नशा मुक्ति केंद्र है वो सब चीजें जो इसीलिए खोले गए हैं कि ताकि वो नशे से जो मर रहे हैं, अगर किसी में क्षमता है तो वहां जाके ठीक हो। लेकिन वहां पे भी जब पैसा होगा तब तो वहां जाके एडमिट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो सरकार ने धीरे धीरे पीछे ले जाने का काम कर दिया है, और इसमें अब कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ जो जिनके पास पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से वो मौज ले रहे हैं। और जो आप देखिए अभी आज की डेट में लहसुन का रेट 1 रुपए किलो बिहार में हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। किसान एक बार जब पानी लगाता है लहसुन में, उसी में उसकी जो हजारों रुपए की संपत्ति चली जाती है। तो आप बताइए, जो उन्होंने रखा है कि 450 रुपए 5 क्विंटल लहसुन का रेट, कि 450 में 5 क्विंटल उसकी लागत ही पूरी नहीं हो रही है, और वो घर से लागत आप सोचिए, आप उसको जो वो उसमें भर के ले जाएगा जिस ऑटो में या रिक्शे में या वो टेम्पो में, उसकी वो भी भाड़ा नहीं निकल पाएगा उसमें, तो आत्महत्या नहीं करेगा, क्या करेगा अगर सक्षम नहीं है तो वो पहले से। ये सरकार की भी उसकी जमीन भी बिक जाए, इस तरीके से उसे जो सामने लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। अच्छा बिमले बोध जी, जिस तरीके से बाबा साहब को सब जानते हैं लेकिन बाबा साहब को मान नहीं रहे। बाबा साहब का कहना था भाई आप शिक्षित बनो। अच्छा शिक्षित कुछ लोग बन गए, अगर मैं सीधी बात करूं, जो शिक्षित लोग बन गए, नौकरी पैसे पे आ गए, उन्होंने पीछे मुड़ के अपने परिवार को नहीं देखा। एक परिवार की आशा होती है कि मेरे चाचा जो डॉक्टर बन जाएंगे, मेरे जो भाई वो इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो बीबी और टीवी में ही मस्त रहा। लेकिन उसने जो गांव देहात के अंदर एक उनका सहारा बनने वाली बात थी, उन लोगों ने आज से पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आगे तरक्की कैसे होगी, आगे समाज कैसे बढ़ेगा? देखिए, जो जब बाबा साहब ने जैसे हमें 1956 में संविधान दे दिया, उसके तहत आगे तक बढ़ गया होता, और बाबा साहब का जो संविधान आज इतना पीछे जा रहा है वो पीछे ना गया होता। अच्छा मैं आपसे बात करूं कि जिस तरीके से आज राजनीति में आरक्षण है, बाबा साहब के आरक्षण से, बाबा साहब के रिजर्वेशन से यहाँ लोग जीत कर तो आते हैं, लेकिन जब दलित समाज पर, उनके समाज पर किसी तरीके का अटैक होता है या उनके समाज की बहन बेटियों की इज्जत जाती है, तो वो लोग ना तो विधानसभा में बोल पाते हैं, ना संसद भवन में बोल पाते हैं। तो ऐसे में ये जो राजनीति आरक्षण है या राजनीति रिजर्वेशन है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको एकदम से खत्म कर देना चाहिए। जैसे इन्होंने शिक्षा पर रोक लगा रखी है, लगा दी है, और इन्होंने हॉस्पिटलों में भी कोई ज्यादा अभी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, कल भी एक मतलब बड़ी शर्मनाक घटना है ये, कि जो एक लेडीज की बाहरी मतलब रोड पे डिलीवरी हो गई। तो कहाँ का स्वास्थ्य जो ठीक है विभाग जो इनका है। तो इसमें जो अब आगे के आने वाले समय में ये जो आरक्षण है या जो हमें जितनी भी सुविधाएं दी जा रही थी, वो सब ये वैसे ही खत्म कर चुके हैं। तो अब किसी के लिए भी मंत्री संतरी सबको एक बराबर लाइन में ला देना चाहिए। इनकी कोई सैलरी, कोई घर नहीं होना चाहिए। ये एक सेवा के लिए आते हैं और सेवा की जगह मालिक बन के बैठ जाते हैं, जनता की सेवा नहीं करते। तो इनको हटा करके
ये अब सोचते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, औरों को ले लीजिए, ये आए हैं तो ये जनता को कुचलने का काम कर रहे हैं कुछ जगह पर, क्योंकि वो पानी से भी त्रस्त हैं, खेती में जो कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उससे भी वो त्रस्त है, तो वो बंदा क्या करेगा। नहीं मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो राजनीति आरक्षण है ये होना चाहिए या खत्म होना चाहिए? आरक्षण नीति एकदम से अब खत्म हो जानी चाहिए। टाइम है जो हमारी राजनीति, आर्थिक और जो ये सामाजिक इसमें जो चल रहा है, क्योंकि हमारी जो जनता जो टैक्स भरती है, जीएसटी भरती है, वो सब सारा पैसा ऐसे ही लुटाया जा रहा है, वो कहीं पर भी जनता तक, जो गरीब तबका है उस तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा मैडम, जो लोग बॉर्डरों पे मतलब संघर्ष करते हैं और सिर्फ वो उनकी एक आशा यही होती है, अभिलाषा यही होती है कि अगर मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ तो मैं तिरंगे के अंदर जाना चाहिए, लेकिन उनकी पेंशन नहीं होती है, उन्हें 35 साल 36 साल नौकरी करे हो जाती है, उनकी पेंशन नहीं होती है, और एक निगम पार्षद है या विधायक है या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 4-4, 5-5 लाख रुपए की पेंशन ले रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। और जनता को भी अब जागरूक होने में थोड़ा तो टाइम लग रहा है, लेकिन ये सब होगा। इन सब को ये बंगले और गाड़ियां, ये जो पेंशन दी जाती हैं, ये सब सारी चीजें हटनी चाहिए, जिससे कि वही पैसा अगर हम समाज में देंगे, ये शिक्षा के लिए देंगे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ेगी, तभी तो भारत का नाम थोड़ा ऊंचा होगा, ना कि अब अच्छाइयों में नाम कम लिया जाता है, बुराई की तरफ ज्यादा लिया जा रहा है। देखिए मैडम, जब भारत की बात कर रहे हैं तो आज वर्तमान सरकार जो कहती है कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू देश होना चाहिए, भारत का नाम नहीं ले रहे हैं आजकल। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये तो एक भगवा वस्त्र को तरह लेके चल रहे हैं हिंदू हिंदू। क्या हमारा एक रंग से गुजारा है? हमारा रंग इंद्र धनुष जैसे देखा है आपने, सतरंगी है ये हमारे यहाँ का जो रंगों का अगर हम लें, या इसका हमारे भारतवर्ष में 7 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो सब सारे मिलके ही तो चलेंगे, एक रंग के लिए कैसे चल सकते हैं? मैडम कैसे मिल सकते हैं? यहाँ तो जानवरों में भी इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया कि भाई अगर बकरा होगा तो मुसलमान का होगा, गाय होगी तो हिंदुओं की होगी, अगर हरा कपड़ा होगा तो मुसलमानों का होगा, और जो नारंगी कपड़ा होगा वो हिंदुओं का होगा। तो जिन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है वो लोग इस तरह से बातें नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? खाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो बरगलाने की चीज चाहिए ना उन्हें। और वही समय था कि जब कभी इनके बगैर ये होता नहीं था। बाबा साहब भी जब आए थे तो उनको भी जो ये पाकिस्तान जब इन्होंने बनाया तो जिधर से उनको एक संरक्षण मिला था, वो भी जो पाकिस्तान के उसमें चला गया, तो बाबा साहब को हटाने के लिए इन्होंने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को गंवाने के बाद, पत्नी को बीमारी में जो गुजर जाने के बाद, और अपने भी जो ऐसी हालत हो गई थी कि वो कैसे जीवित रहे, और उन्होंने इतना संघर्ष किया कि उसके बावजूद आज भी हम कह सकते हैं कि जाने के बाद नाम जो लिया जा रहा है वो इसीलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष के बच्चों को अपनी संतान बना के गए हैं, और उन्होंने अपनी संतानों को खो दिया कि मैं अपनी 4 संतानों के लिए पूरे भारत के बच्चों का विनाश नहीं देख सकता। इसलिए उन्होंने, और पत्नी का भी बिना इलाज के, अगर वो चाहते तो आज का जैसे ये पुरुष है, जो आज की महिलाएं हैं, अगर उनको देखते तो ये आज हमारे बाबा साहब भी जिंदे होते, उनके बच्चे भी जीवित होते, और आज लेकिन जो जितने कार्य वो करके गए हैं और जितने सम्मान के साथ आज बाबा साहब को पूरा विश्व मानता है, वो ना मानता। विमल जी, आपने बाबा साहब को पढ़ाया और बाबा साहब के बारे में अच्छा आपको नॉलेज है, आप बाबा साहब के बारे में 2 तथ्य वो बताइए जो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। देखिए, बाबा साहब, आप जानते हैं कि उन्होंने जो 32 लाख किताबें पढ़ी। 32 लाख? जी, बाबा साहब ने 32 लाख किताबें पढ़ी, उनका अध्ययन किया, और उसके बाद आज आप जाकर के देख सकते हैं बॉम्बे के लाइब्रेरी में भी 50,000 किताबें अभी भी मौजूद हैं बाबा साहब की। यहाँ टाइपराइटर भी उनका रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। जी। और हमारे जो बाबा साहब थे, उन्होंने DSc में जो डिग्री प्राप्त की थी वो 10 या 12 साल में कंप्लीट हुआ करती थी जी। लेकिन वो भी डिग्री हमारे बाबा साहब ने 2 वर्ष में पूरी कर ली थी। 2 वर्ष में, मतलब 10 और 12 साल में जो होती है DSc वो 2 वर्ष में? जी। मतलब आपने कहीं से पढ़ा है या सुना है? तो वो मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब के बाद ही हम आए हैं, तो उसमें कि वो दोनों हाथों से लिखा करते थे और दिन रात पढ़ा करते थे। कि मैं तो एक बार गांधी जी ने पूछा भी कि भाई अम्बेडकर, तुम क्यों पूरी रात जागते रहते हो? तो तब उन्होंने कहा कि मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, और मैं उसे जगाने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया है, बच्चों को खो दिया है, उसके बावजूद मैं समाज को जगा रहा हूँ। तो वो हमारे पिता समान है, वही हमारे सबसे बड़े आज की डेट में बाबा कहे जाते हैं, बाबा साहब कहे जाते हैं। हम अपने दादाजी से पहले उनका नाम लेते हैं, वही हमारे सबसे बड़े, जो आज की डेट में कहे जाने वाले हैं, बापों के भी बाप हैं।
बापों के बाप हैं, वो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप देखिए कि बहुत अच्छी बात की, हमने शिक्षा पे भी बात की, हमने राजनीति पे भी बात की, और बाबा साहब के दो जो एक तथ्य निकल के आए कि बाबा साहब ने 32 लाख किताबें पढ़ी थी, 32 लाख किताबें। उसके बाद में दूसरी बात का पता लगा, डीएससी की डिग्री जो 12 और 10 साल में पूरी होती थी, बाबा साहब ने वो 2 साल में कर ली। कि ऐसे महापुरुष वो कितना अध्ययन करते होंगे, जैसा कि मैडम ने बताया कि 24-24 घंटे पढ़ा करते थे और दोनों हाथों से लिखा करते थे, और उन्हें कई भाषाओं की नॉलेज थी। तो ये इनको कैसे पता लगा? इनको सब पता लगा शिक्षा से, एजुकेशन से। जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो एक तरफ ये भी कहा जाता है, बिमलेश जी कहा करती हैं कि वो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और आज वही बिमलेश जी ने शिक्षा ली, तो आपके बीच में बोल रही हैं, नेशन न्यूज इंडिया के चैनल पर बोल रही हैं और धाड़ रही हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किए, ना अब दोबारा बाबा साहब पैदा हो रहे हैं, ना कांसीराम साहब पैदा हो रहे हैं, ना ज्योतिराव फूले पैदा हो रहे हैं। लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको अपना उद्धार करना है, अपना समाज को आगे बढ़ाना है, तो आपको पढ़ना होगा, बिमलेश बनना पड़ेगा आपको, बिमलेश बुद्ध बनना होगा आपको। क्योंकि कभी ये भी एक हिंदूवादी थी कि मतलब हफ्ते में 3-3 बार व्रत रखना, मंदिर जाना, लेकिन जब से इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, इन्होंने सब करवा चौथ तो क्या कि सभी को अपने घर से बाहर कर दिया, किनारे कर दिया। आज स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं और सीएमओ हैं, तो बहुत बड़ी ऐसी बात है। तो आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, हिंदी भवन, गाजियाबाद। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.